गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। तो पढ़ने वाले हैं आज हम चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। अगर देखो इस चैप्टर की अगर मैं आपसे बात करूं तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ही है। इसके अलावा अगर नीट एग्ज़ाम की अगर मैं बात करता हूं तो नीट एग्ज़ाम के लिए भी ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग आप मान के चलिए 6% के आसपास इस चैप्टर से आता है। लगभग 6% के आसपास इस चैप्टर से आता है। मतलब ऐसा करीब 3-4 क्वेश्चन तो कम से कम आएंगे ही, कम से कम 3-4 क्वेश्चन। इसके अलावा 2016 में अगर मुझे जहाँ तक याद है 2016 में से कई सारे क्वेश्चन आए, 7-8 क्वेश्चन के आसपास करीब इससे आए हैं। तो हम समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है नीट एग्जामिनेशन के लिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। अब ह्यूमन की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, हम इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ह्यूमन को हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम टॉपिक पे बात करते हैं हेल्थ पे। तो हेल्थ क्या होती है? तो एक समय था, शुरुआत में ये माना जाता था कि अगर फिजिकली कोई व्यक्ति ठीक है, फिजिकली क्या है, वेल बीइंग है कोई, तो उसको हम बोलते थे कि वो व्यक्ति क्या है, एकदम ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं, वो पर्सन क्या है, हेल्दी पर्सन है। लेकिन टाइम के साथ जो हेल्थ के जो डायमेंशन थे उनमें क्या हुआ, ऐड हुआ। केवल फिजिकल डायमेंशन को छोड़कर हटा के दूसरे डायमेंशन को भी जोड़ा गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बीमारी होती है, इसको बोलते हैं हम ओसीडी। ओसीडी मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। काफ़ी फेमस है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में चलता है। तो ऑब्सेसिव का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए ऑब्सेसिव होना, उस काम को। कंपल्सिव मतलब बार बार करना, उसको बार बार करने के लिए बाध्य हो जाना उस काम को। डिसऑर्डर मतलब बीमारी। तो ऐसे समझिए कि इस प्रकार का जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसके साथ क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा क्लीन लाइनेस चाहिए और उसको लगता है कि जर्म मेरे हाथ में मुझे बीमार कर देंगे, वो बार बार हाथ धोने जाएगा, बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करेगा इन सब। ठीक है, एंगर हो सकता है, ईगो हो सकता है, इन सब चीज़ के लिए क्या हो सकता है, वो कंपल्सिव हो सकता है व्यक्ति। ठीक है ना, इस प्रकार का डिसऑर्डर किसी व्यक्ति को हो सकता है। अब अगर इस तरह का किसी व्यक्ति को डिसऑर्डर है तो क्या मैं कह सकता हूँ व्यक्ति हेल्दी है? नहीं कह सकता मैं। अगर एक कोई व्यक्ति है समाज का बहुत अच्छा एलिमेंट नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एंटी सोशल व्यक्ति है, समाज का हिस्सा है ही नहीं। अगर हम जानते हैं, हमने पढ़ा होगा कि अरस्तु जो थे उन्होंने कहा था कि एक ह्यूमन क्या है, एक सोशल एनिमल है। अगर कोई व्यक्ति सोशली अगर बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है तो क्या हम उसको हेल्दी कह सकते हैं? सामान्य सी बात है, हम उसे हेल्दी नहीं कह सकते। तो इसलिए हेल्थ में क्या हुआ, नए डायमेंशन जोड़े गए। एक तो करा गया मेंटली और दूसरा जो जोड़ा गया फिजिकल हो गया, मेंटल, दूसरा क्या करा गया, सोशल डायमेंशन जोड़ा गया। तो किसी भी व्यक्ति को अगर हम हेल्दी जब बोलेंगे वो फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या होगा, वेल बीइंग होगा। तभी क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा ये व्यक्ति क्या है, मेरा हेल्दी है। अगर बेसिकली अगर हम डी फार्मा की बुक पढ़ते हैं या बी फार्मा की बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको एक टर्म और मिलता है कि व्यक्ति को स्पिरिचुअली भी क्या होना चाहिए, वेल बीइंग होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन एनसीईआरटी में जो है वो डायमेंशन दे रखे हैं फिजिकल, मेंटल और सोशल, हम उसी पे फोकस करेंगे। और कोई भी व्यक्ति जो होगा वो जब क्या हो, मेंटली और सोशली भी क्या है, व्यक्ति ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, पूरी तरह से ठीक बोलेंगे। सोशली अगर थोड़ा सा मैं अगर और एक्सप्लेन करूँ तो मैं ऐसे समझ सकता हूँ, कई बार हम कुछ लोगों को अपनी क्लासेस में देखते हैं, वो क्या होते हैं, अपने बहुत ज़्यादा अपने आप में रहते हैं, कुछ बात नहीं करते किसी से भी। सभी क्लास में लोग ग्रुप बना के बैठ जाते हैं, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक करते हैं, ज़रूरी भी है एग्जाम के लिए,
लेकिन वो जो व्यक्ति होते हैं वो उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते, एकदम दूर रहते हैं उन सब चीज़ से। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होगा उसको मैं क्या कह सकता हूँ, उसे व्यक्ति को मैं हेल्दी नहीं कह सकता, ठीक है ना। तो मेंटली या सोशली उसको ठीक होना चाहिए, ठीक है। अब हेल्थ को हम समझ चुके हैं कि हेल्थ का मतलब क्या है, एक पर्सन को फिजिकली, मेंटली और सोशली अगर कोई व्यक्ति ठीक है तो वो क्या है, हमारा हेल्दी है, ठीक है। और ये किसने कहा था, WHO ने जो डेफिनेशन दी थी हेल्दी पर्सन की, उसमें कहा था कि मेंटली, फिजिकली और सोशली किसी व्यक्ति को ठीक होना चाहिए। इसके बाद में जो मेरा अगला है, अगर मैं आपसे बात करूं तो अगला क्या है मेरा, डिसीज। डिसीज क्या होता है, ठीक है। देखो, अगर देखूं तो डिसीज 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर डिस, और एक लग रहा होगा यहाँ पर ईज। ईज का मतलब क्या होता है, आसानी, किसी भी काम को करने में आसानी। और डिस का मतलब क्या होता है, नहीं होना, नॉट। क्या होता है, नॉट। अगर किसी काम को करने में किसी को ईजीनेस नहीं है, आसानी से वो काम नहीं कर पा रहा, तो मैं बोलूँगा वो व्यक्ति क्या है, मेरा डिसीज है उस व्यक्ति को, ठीक है। तो डिसीज क्या हो गया मेरा, किसी काम को आसानी से ना कर पाना मेरा क्या है, डिसीज। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप हो, आपको मम्मी ने बोला कि बेटा बाहर जाओ, घूम के कुछ सामान ले आओ मार्केट से, आप जाओगे आराम से, चलते हुए गए आसानी से, ठीक है ना। मार्केट में गए, मार्केट में जाके आपको रास्ते में वहाँ पे कुछ खाने को भी मिल गया, फास्ट फूड वॉट एवर इट इज़, आपने वो खा लिया और घर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपने सामान रख दिया, घर पे आए, घर पे जाके पढ़ लिया, टीवी देख ली, जो भी तुम कर रहे थे उसको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपने खाना कुछ खाया, आराम से आपके बॉडी ने डाइजेस्ट कर दिया, अब चल के गए, कोई थके नहीं चल के जाने में। तो इसका मतलब क्या है, आपकी बॉडी ठीक है, आपके बॉडी के सारे सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं। तो जब आपकी बॉडी के सारे सिस्टम, जितने भी हमारी बॉडी के सिस्टम्स हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा ठीक से काम कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि वो व्यक्ति क्या है, उस व्यक्ति को कोई भी बीमारी नहीं है, आप डिसीज से फ्री थे, आप चले गए। लेकिन अगर वहीं किसी व्यक्ति को फॉर एग्जाम्पल डायरिया होता या डिसेंट्री होती या कोई भी बीमारी अगर होती जो उसको क्या है, आपके उसके इंटेस्टाइन या उसका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उससे रिलेटेड अगर कोई बीमारी होती तो वो व्यक्ति क्या ये सारी चीज़ें कर पाता, आराम से खा पाता, कुछ भी नहीं खा पाता। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति है, अगर आपको फॉर एग्जांपल कुछ बीमारी होती, अगर आपको सर्दी भी अगर हो रही थी, कोल्ड भी हो रहा होता, तो क्या आप आराम से चले जा पाते, कमजोरी महसूस होती, वीकनेस होती आपको कुछ भी काम करने में, ठीक है ना। तो जब आपकी बॉडी के कोई सिस्टम ठीक से काम नहीं करते कोई भी, उसको क्या कहते हैं, हम डिसीज की स्टेट बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। हमने बात करी डिसीज के बारे में। डिसीज का मतलब था नॉट, और डिस का मतलब था नॉट, ईच का मतलब आसानी, किसी भी कार्य को करने में आसानी नहीं होती, उसको क्या कहते हैं, हम डिसीज कहते हैं। अब देखो, शुरुआत में जो इंडियन और ग्रीक फिलोसफर थे, ठीक है ना, जो इंडियन थे और जो ग्रीक फिलोसफर थे, उनका क्या मानना था, उनका ये मानना था कि कोई भी व्यक्ति जब बीमार होता है उसका रीज़न क्या होता है कि उसका जो ह्यूमर होता है वो ठीक नहीं होता। बीमार कब होता है, जब उसका ह्यूमर क्या होता है, बैड होता है, अच्छा नहीं होता उसका ह्यूमर। और कोई व्यक्ति ठीक है क्योंकि उसका ह्यूमर क्या है, ठीक है। ह्यूमर का मतलब होता है बॉडी का फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड। अगर किसी का बॉडी फ्लूइड ठीक है, वो व्यक्ति क्या है, हमारा हेल्दी है, ठीक है, मतलब डिसीज से फ्री रहेगा। जैसे ही इसका ह्यूमर खराब होता है, बॉडी फ्लूइड खराब होता है, तो हम क्या मानते हैं कि वो व्यक्ति क्या है, बीमार हो चुका है। और अगर हम बात करें आयुर्वेदा की, ठीक है ना, अगर मैं आपसे बात करूं आयुर्वेदा की, तो हम जानते हैं आयुर्वेदा में 3 टर्म बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट हैं, जिसमें हमारा क्या है, वात, कफ और पित्त। कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें अगर ठीक हैं, व्यक्ति का है हमारा बहुत ज़्यादा ठीक है, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, वात, पित्त, कफ हम कहते हैं।
तो ये क्या है, अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं तो व्यक्ति क्या है, ठीक है, ये पहले माना जाता था। और कहा जाता कि कोई व्यक्ति को अगर तली भुनी चीज़ नहीं खा पा रहा, उसको दिक्कत हो रही है उसमें, तो उसका पित्त क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पित्त गर्म आपका पित्त का व्यक्ति है। तो पित्त का मतलब आज हम जानते हैं, पित्त का मतलब क्या होता है, वायु होता है। पित्त का मतलब क्या होता है, वायु। अगर किसी का वायु बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, सीधी बात है, उसको डाइजेशन में दिक्कत होगी, फैट्स के डाइजेशन में। और भी जितने भी आपके, अगर मैं कहूँ कोई भी अगर हम इस तरह की चीज़ें खाएंगे, उसको डाइजेशन में दिक्कत होने वाली है पित्त की वजह से। तो ऐसा आज हम ये सारी चीज़ें जानते हैं, ठीक है ना। और आयुर्वेद में आज भी अगर हम बात करें तो इन तीनों चीज़ों की बात करी जाती है कि वात पित्त कफ ठीक होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का। अगर ये सारी चीज़ ठीक है तो व्यक्ति क्या है, हमारा बिल्कुल ठीक है, उसको परेशानी नहीं है कोई भी। नॉर्मली क्या होता है कि जो वो क्या करते हैं, ऐसे देखते हैं किसी को, और ये तीन जो उंगलियां होती हैं इन पर अलग अलग प्रेशर आता है। तीनों उंगलियां अलग अलग चीज़ को, इन तीनों को रिप्रेजेंट करती हैं, और जिस पर जितना प्रेशर आता है उसके अकॉर्डिंग वो बता देते हैं कि किसको क्या बीमारी है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, आयुर्वेदा का सिस्टम था, बहुत एंशियंट सिस्टम था। शुरुआत में डिसीज के बताने का क्या था, वो सब तरीका था, ठीक है ना। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, विलियम हार्वे। कौन आते हैं, विलियम हार्वे। और वो डिस्कवरी करते हैं किसकी, सर्कुलेटरी सिस्टम की। किसकी डिस्कवरी करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। और जब वो सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी करते हैं तो वो बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो बीमार होता है ना, वो ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम अगर ठीक से काम कर रहा है ना, तो व्यक्ति वो ठीक है। अदरवाइज क्या है, उस व्यक्ति को दिक्कत आने वाली है। ये बात कौन बोलते हैं, विलियम हार्वे। और जो गुड ह्यूमर की थ्योरी जो थी, गुड ह्यूमर की जो थ्योरी थी, उसको क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड। वो बोलते हैं कि गुड ह्यूमर नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर किसी का सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक चल रहा है तो बॉडी क्या है, हमारी ठीक चल रही है। मेन बात क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। लेकिन बाद में आज हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ी ना। अगर मेरे दिमाग में दिक्कत है, कोई मेरे ब्रेन में न्यूरॉन्स ठीक से काम नहीं करते, मेरे ब्रेन में क्या है, मेंटली ठीक थोड़ी ना हूँ, मुझे मेंटल प्रॉब्लम्स हैं। और अगर जब मेंटल मुझे प्रॉब्लम है तो उसका सर्कुलेटरी सिस्टम से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम हैं, और जब वो ठीक से काम नहीं करते कोई भी सिस्टम, तो फिर क्या होता है, हमको वहाँ पर दिक्कत आती है, हमको डिसीज़ होती है। तो एक्चुअल में क्या है, हमारी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक से काम नहीं करते। जो भी हमारा हमारी बॉडी के सिस्टम्स काम नहीं करते, जो सिस्टम काम नहीं करेगा उससे रिलेटेड हमको क्या होगी, बीमारी वहाँ पर होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये सारी बातें हम समझ गए। अब इसके बाद देखो एनसीईआरटी में जो मेंशन कर रखा है कि डिसीज के कॉजेज क्या होते हैं, डिसीज के कॉजेज क्या होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं डिसीज के। तो उसमें जो पहला जो दे रखा है, जेनेटिक कॉज। जेनेटिक कॉज, जेनेटिक कॉज का मतलब क्या होता है कि कुछ बीमारियां जेनेटिकली हमको होती हैं, जैसे हीमोफीलिया, मुझे जेनेटिकली है तो है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, ठीक है ना। इसी के अलावा किसी को और भी बहुत सारी जेनेटिक बीमारियां हो सकती हैं, जैसे फेनाइलकीटोनेरिया हो गया, कलर्ड ब्लाइंडनेस हो गई, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, ठीक है। डाउन सिंड्रोम, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो रहती हैं किसी भी व्यक्ति को, ठीक है ना। और ये जो भी डिसीज बचपन से हमें होती हैं, ठीक है ना, उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्जिनाइटल डिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्जिनाइटल डिसीजेस। दूसरे नंबर की जो बीमारी मेरी है, मतलब दूसरा जो कॉजिंग एजेंट है, उसका मतलब उसका रीज़न क्या है कि दूसरे नंबर पर मुझे बीमारी जो हो सकती है, उसका मतलब क्या हो सकता है कि मेरी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है। मेरी लाइफ स्टाइल क्या है, वो ठीक नहीं है। लाइफ स्टाइल मैं ठीक से क्या करता हूँ, मेरी लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाता हूँ, ठीक है ना। मैं किसी भी तरह की ऐसी चीज़ें खाता हूँ जो मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रखती हैं। और जितने भी आज
डॉक्टर्स हैं वो साथ में ये बात लिख कर रखते हैं कि जब भी किसी को बीमारी देते हैं, किसी को मेडिसिन देते हैं और उनको लगता है कि बीमारी जो हुई है उसको वो कहीं ना कहीं गलत चीज़ें खाने से हुई है, तो करते लिखते हैं कि इम्प्रूव लाइफ स्टाइल, अपनी लाइफ स्टाइल जो है उसको क्या करिए, इम्प्रूव करिए। और जो थर्ड हमारा रीज़न जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, हमारा पैथोजन। क्या हो सकता है, पैथोजन। पैथोजन हमको क्या कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। पैथोजन में हमारे कौन आ सकते हैं, आते हैं माइक्रोब्स आते हैं, ठीक है। ऐसे आपके ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जिनको न्यू आँखों से नहीं देख सकते, नेक डाई से, ये सारी बातें हमने बहुत पहले बचपन में पढ़ी हैं, ठीक है ना। ये हमारे माइक्रोब्स होते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा हमारा पैथोजन होता है वो हमारे क्या हो सकते हैं, वॉर्म हो सकते हैं कई सारे, जैसे हमें फाइलेरिया, एस्कैरिएसिस, फाइलेरिएसिस, ये सब बीमारी किससे होती हैं, हमको वॉर्म से होती हैं। इस चैप्टर में आगे हम सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। माइक्रोब्स में देखो हमारे कौन कौन आते हैं, तो वायरस आते हैं। वायरस के अलावा जो दूसरा हमारा जो आता है वो कौन आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, हमारी फंजाई आएंगी, प्रोटोजोन आएंगे, ठीक है, ये हमारे सारे आएंगे। थोड़ा बहुत हमारे एलगी से भी कुछ बीमारियों को होती है, तो एलगी बीच में आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये 5 हैं जो हमें क्या करते हैं, बीमार करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हैं, माइक्रोब्स हैं सब, और इनसे हमें डिफरेंट टाइप की बीमारियाँ होती हैं। नॉर्मली हम जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर में वायरस की पढ़ेंगे, बैक्टीरिया की पढ़ेंगे, फंजाई की पढ़ेंगे, प्रोटोजोन की पढ़ेंगे। एलगी रिलेटेड कोई बीमारियाँ आपके सिलेबस में या कहीं भी कुछ है ही नहीं, और बहुत ज़्यादा ऐसे बीमारियाँ होती भी नहीं हैं। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कॉजिंग एजेंट क्या होते हैं किसी भी हमको बीमार करने के, ठीक है ना। अब देखो किसी को जेनेटिक डिसीज है, इसमें तुम कुछ कर नहीं सकता, ठीक है तो है, क्या ही कर सकते हैं। और या फिर क्या है, मेरी अगर कोई डिसीज़ है दूसरी, जैसे मैंने कहा किसी को लाइफ स्टाइल, तो हम उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल सुधार हैं, बच जाएंगे। और पैथोजन, और हम कर सकते हैं कैसे, पैथोजन से हम बच सकते हैं, और उनके जो स्प्रेड के रीज़न हैं, मीन्स ऑफ स्प्रेड हैं, उनको हम कैसे समझें और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इससे पहले थोड़ा सा अभी हम पहले जानेंगे कि डिसीज़ के टाइप, डिसीज़ के टाइप। तो डिसीज़ हमारी बेसिकली क्या होती है, 2 टाइप की हमारी डिसीज़ हैं, 2 टाइप की डिसीज़। एक डिसीज हमारी जो होती है वो होती है कम्युनिकेबल, और एक होती है हमारी नॉन कम्युनिकेबल। दूसरी हमारी होती है नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है, जो कम्युनिटी से फैलती हैं, कहने का मतलब पर्सन टू पर्सन फैलती है। कैसे फैलती है, पर्सन टू पर्सन। और पर्सन टू पर्सन कोई बीमारी कब फैलेगी, पर्सन टू पर्सन बीमारी कब फैलेगी, कोई कॉजिंग एजेंट होगा तभी तो फैलेगी। ऐसा थोड़ी ना है कि उसकी कोई आत्मा चलेगी दूसरे व्यक्ति में, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये बीमारियां कौन सी होती हैं, ऐसी बीमारियां होती हैं जो माइक्रोब से होती हैं। किससे होती हैं, माइक्रोब्स से होती हैं बीमारियां, या किसी न किसी कॉजिंग एजेंट हो सकता है, जब वॉर्म हो सकता है, उससे जो बीमारियां होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं। और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं, तो क्या मैं इनको इन्फेक्शियस डिसीज नहीं कह सकता, मैं इनको इन्फेक्शियस डिसीज नहीं कह सकता, बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी क्या है, इन्फेक्शियस डिसीज है। दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती हैं, जो कम्युनिटी से नहीं फैलती, पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे सर दर्द हो रहा है तो मेरे बगल में बैठे व्यक्ति के सर दर्द नहीं होगा, ठीक है ना, जब तक मैं उसको बार बार बोल के
उसके भी सर में परेशानी ना क्रिएट कर दूँ, ठीक है ना। तो नॉर्मली वैसे नहीं होगा सर फिर, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति के पैर टूटा हुआ है या कुछ भी दिक्कत है, मुझे हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है जो पैथोजन की वजह से ना होकर किसकी वजह से हो रखी है, मेरे लंग्स में दिक्कत हो रखी है जिसका रीजन पैथोजन ना होकर क्या है, मेरा कोई आपका कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या कुछ परेशानी है इस तरह की, तो वो मुझे फैलेगी नहीं दूसरे व्यक्ति से, मुझसे। तो ये क्या है, मेरी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे ब्लड में कुछ इन्फेक्शन है या मुझे कैंसर फॉर एग्जांपल है, किसी भी ए नाम के व्यक्ति को कैंसर है, तो वो बीमारी क्या होगी आपकी, फैलेगी नहीं दूसरे व्यक्ति को, ठीक है ना। तो वो मेरी क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बात करूँगा जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में दे रखा है, और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को मैं कह सकता हूँ नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, क्योंकि वो इन्फेक्शियस नहीं फैल रही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में दे रखा है, एक को दे रखा है आपका कैंसर, और कम्युनिकेबल में जो बता रखा है उसमें HIV, ठीक है, सॉरी एड्स, ठीक है ना। और क्या होता है HIV और एड्स पढ़ेंगे बाद में डिटेल में आराम से। इसके अलावा दूसरी भी बहुत सारी कम्युनिकेबल डिसीज हो सकती हैं, ऐसा थोड़ी ना कि यही है, ठीक है ना। कैंसर के अलावा भी बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस आपकी हो सकती हैं, जैसे जेनेटिक डिसीजेस जो हैं वो क्या हैं, नॉन कम्युनिकेबल हैं, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलने वाली, ठीक है। तो ये बात हमको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है, ठीक है। डिसीज के टाइप जो किसके बेस पर हैं कि फैलते हैं या नहीं फैलते, ठीक है। इसके अलावा डिसीज के दो टाइप और होते हैं, तो मतलब टाइप होते हैं दूसरे बेस पर। वो किस बेस पर होते हैं, कितने टाइम के लिए हमारी बॉडी में डिसीज हो रखी है और हमारी बॉडी को कैसे इफेक्ट कर रही है, इसके बेस पर क्या होता है, हमने बीमारी को डिवाइड करा हुआ है, जिसमें एक तो मेरी क्या होती है, क्रॉनिक डिसीज होती है, दूसरी मेरी जो होती है वो होती है एक्यूट डिसीज। क्रॉनिक डिसीज और एक्यूट डिसीज, देखो क्रॉनिक डिसीज हमारी क्या होती है, क्रॉनिक डिसीज होती है ऐसी डिसीज जो हमारी क्या होती है, टाइम बहुत लंबे समय तक रहेगी। मतलब जो डिसीज क्या होगी हमारी, ऐसे नहीं आज हुई और एक हफ्ते बाद ठीक हो गई, लंबे समय तक हमको बीमार रखेगी, ठीक है ना। टाइम क्या रहेगा, टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, लंबा रहेगा, लॉन्ग रहेगा डिसीज का, टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, लॉन्ग होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या रहेगी हमारी, दूसरी बात क्या रहेगी कि कोई भी जो व्यक्ति रहेगा ये हमारी बॉडी को एडवर्सली इफेक्ट करेंगे, क्या करेंगी, एडवर्सली इफेक्ट करेंगी, आपकी बॉडी को कमज़ोर कर सकती हैं, ऐसा भी कर सकती हैं कि आप पर बहुत समय तक उसका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी को देखने को मिले उस बीमारी की वजह से। इसको हम बोलते हैं क्रोनिक डिसीज़। और जब भी किसी को क्रोनिक डिसीज़ होती है तो उसको ज़रूरत पड़ती है रिहैबिलिटेशन की। अब क्या होता है रिहैबिलिटेशन, पढ़ेंगे बाद में, अभी पहले पढ़ते हैं एक्यूट डिसीज़। एक्यूट डिसीज़ क्या होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्या है इनका, शॉर्ट है, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए बीमारी नहीं है, जुकाम हुआ 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, हो जाएगा 3-4 दिन में ठीक, जुकाम ही तो हुआ, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। किसी को और कोई बीमारी, छोटी मोटी बीमारी हो गई, ठीक है, मलेरिया हो गया, ठीक हो जाएगा, ठीक है, दवाई ले लो आराम से, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो ये मेरी क्या है, एक्यूट डिसीज है। और ऐसा नहीं मुझे मलेरिया हो गया तो मेरी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, 10-5 दिन ठीक है, ठीक 10-5 दिन भी नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गई बॉडी, कोई दिक्कत नहीं। अगर बहुत ज़्यादा सेवियर ना हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज दिक्कत नहीं देगा कोई खास। और दूसरी बात क्या है, जो है कि आपकी बॉडी पर एडवर्सली इफेक्ट नहीं करेगी, जैसा मैंने बताया,
एडवर्सरी इफेक्ट क्या होगा, नहीं होगा मेरी बॉडी पर, इसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो दो प्रकार की, दो टाइप की हमने बीमारियां पढ़ ली। ठीक है, एक्वायर्ड डिसीज या तो लंबे ड्यूरेशन के लिए होगी या फिर क्या होगी, शॉर्ट टर्म के लिए होगी। लंबे ड्यूरेशन वाली जो बीमारी थी, क्रॉनिक बीमारी, इसके बारे में अभी थोड़ा सा अपन बात करेंगे क्योंकि अपने को पढ़ना है रिहैबिलिटेशन। ठीक है, तो पढ़ना है रिहैबिलिटेशन और उसके लिए हम अभी करेंगे बात। क्या होता है रिहैबिलिटेशन। ठीक है, तो बेटा सबसे पहली बात क्या है हमारी कि अगर हमको पढ़ना है रिहैबिलिटेशन तो हमें सबसे पहले बात समझनी पड़ेगी, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है टीबी, किसी व्यक्ति को हो जाती है लेप्रोसी, क्या हो जाती है किसी व्यक्ति को, लेप्रोसी, जैसे इसको हम कोढ़ बोलते हैं, कुष्ठ रोग बोलते हैं। ठीक है, तो टीबी अगर किसी व्यक्ति को हो जाती है, लेप्रोसी किसी व्यक्ति को हो जाती है। टीबी में क्या होता है आपको पता ही है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हमारा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लेप्रोसी में होता है माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरियम लेप्री नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, हमको डिसीज कॉज करता है, लेप्रोसी। टीबी के बारे में सबको पता है कि एयरबोर्न डिसीज है ये सब, लेप्रोसी भी एयरबोर्न डिसीज ही है। अब ये डिसीज आपकी क्या होती है, जो लेप्रोसी में बेसिकली क्या होता है कि व्यक्ति के ऐसे उंगलियां जो होती हैं अगर बहुत ज़्यादा फैल जाए, गिरने लग जाती हैं, बॉडी में क्या होता है ऐसे आपके घाव हो जाते हैं, बाउंस हो जाते हैं और जिनसे पस निकलता है और फर्क नहीं पड़ता है। टच करोगे ना तो नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डेड हो जाता है उस एरिया का, उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है लेप्रोसी बीमारी में। ठीक है ना, अब सोच के देखिए किसी व्यक्ति को लेप्रोसी हो रखा है, अकेला रखा जाएगा क्योंकि एयरबोर्न डिसीज है, वो व्यक्ति अकेला रहेगा, खुद की बॉडी को उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। टीबी में भी यही होगा, व्यक्ति को अलग रखना पड़ेगा और अलग रखना भी चाहिए क्योंकि हमें दुश्मनी व्यक्ति से नहीं है, हमें व्यक्ति बीमारी से दुश्मनी है। ठीक है ना, तो अलग रखना भी चाहिए, दोनों चीज़ों में रखेंगे व्यक्ति को। अब उसको ठीक होने में लगा है व्यक्ति को 1-2 महीने लगते ठीक होने में, लेप्रोसी में तो और टाइम लगता है ठीक होने। और लंबा टर्म लॉन्ग ड्यूरेशन तक क्या है, कोई व्यक्ति रहा है बीमार, लॉन्ग ड्यूरेशन तक व्यक्ति रहा है बीमार, कोई व्यक्ति अकेला रहा है, सॉलिट्यूड में रहा है व्यक्ति, और यहाँ सॉलिट्यूड टर्म नहीं यूज करके हम करेंगे अलोन, अकेला रहा है व्यक्ति। सॉलिट्यूड होता है अकेला हूँ लेकिन मस्त हूँ, बीमार व्यक्ति मस्त नहीं है, उसे जबरदस्ती रखा गया है अकेला। अब कोई व्यक्ति इस तरह कंडीशन में रहा है बहुत समय तक, और जब वो ठीक होकर बाहर आएगा तो हम उम्मीद कर सकते हैं वो नॉर्मल व्यक्ति की तरह काम कर सकेगा, ज़िंदगी जी पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो हमें चाहिए रिहैबिलिटेशन, उसको फिर से समाज का हिस्सा बनाना है, तभी तो डिसीज फ्री होगा। अगर समाज का हिस्सा नहीं है तो फिर क्या होगा, सोशली ठीक हो जाएगा, क्या होगा, नहीं रहेगा, फिर क्या उसे हम हेल्दी बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं टर्म रिहैबिलिटेशन, उस व्यक्ति का रिहैबिलिटेशन करना पड़ेगा अपने को। ठीक, अब हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ स्प्रेड, क्या होते हैं डिसीज के स्प्रेड, फैलने के मीन्स। तो पढ़ने वाले हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड, डिसीज के फैलने के कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो मीन स्प्रेड आपका है रीज़न, वो हो सकता है आपका मीन एयर ड्रॉपलेट्स, या मैं कह सकता हूँ एयरबोर्न इन्फेक्शन है। ठीक है, एयरबोर्न इन्फेक्शन है, एयर से होता है सिंपल। ठीक है, तो हमें क्या है, एयर ड्रॉपलेट्स या एयरबोर्न किसी को इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब एयरबोर्न इन्फेक्शन की कहानी क्या है, जैसे आपका निमोनिया, ठीक है, जैसे आपका इन्फ्लुएंजा, ये सब बीमारी हमको कैसे होती हैं, जब फ्लू होता है, कॉमन फ्लू,
कॉमन कोल्ड, वो भी हमारा किससे, एयरबोर्न इन्फेक्शन है। एक्चुअल में क्या है, किसी व्यक्ति को हो रखा है जुकाम, ठीक है ना, कोल्ड हो रखा है उसको, उसने करा स्नीज, छींक दिया, एयर ड्रॉपलेट्स बहुत छोटे छोटे, आपके जो ड्रॉपलेट्स थे वो तो गिर गए, लेकिन एयर ड्रॉपलेट्स बहुत छोटे छोटे थे, वो एयर के साथ घूम रहे हैं, और पास में 10 मीटर 2 मीटर पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो उसके पास गए, उसने सांस ली और उसकी नाक से एंटर कर गए, तो वो इन्फेक्शन उस व्यक्ति को भी हो गया। कैसे हुआ, एयर ड्रॉपलेट से हो गया। चिकन पॉक्स कैसे होता है, एयर ड्रॉपलेट से होता है। चिकन पॉक्स भी किससे होता है, एयर ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन है। इसके बाद में दूसरा अगर हम बात करें, जो मीन्स ऑफ स्प्रेड होता है एयर ड्रॉपलेट्स के बाद में, जो अगला है वो हमारा कौन सा है, वो हमारा क्या है, वाटर या फिर फूड इन्फेक्शन जो है वाटर और फूड से होता है। हम कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं, हम क्या करते हैं, कंटामिनेटेड वाटर पी लेते हैं, और उसकी वजह से हमारे अंदर जो डिसीज कॉजिंग एजेंट हैं, पैथोजन हैं, हमको सफ़र कर देते हैं, ठीक है, हमको वो बीमार कर देते हैं, और हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, कम्युनिकेबल डिसीज हो जाती है, इन्फेक्शियस डिसीज हो जाती है। और वाटर और फूड कंटामिनेटेड से जो हमें बीमारी जो होती है, ऐसी कई सारी बीमारी हैं, हम पढ़ेंगे आगे। जैसे आपको क्या हो गया, आपको टाइफॉइड हो गया, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो था वो आपकी बॉडी में कर गया एंटर, और उसने कर दिया आपको टाइफाइड। आपको डिसेंट्री हो सकता है, आपको बैक्टीरियल डिसेंट्री भी हो सकता है, और आपको अमीबॉइड डिसेंट्री भी हो सकता है, अमीबॉइड डिसेंट्री भी आपको हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बात हमने समझ ली, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स की कहानी। इसके बाद जो अगला हम पढ़ेंगे, जिससे हमको जो बीमारियाँ होती हैं एयर ड्रॉपलेट से, वाटर जो हमारा, ठीक है ना, जो फूड है उससे जो हमें बीमारी होती है वो हमने पढ़ ली। इसके बाद में जो हमको बीमारियाँ जब होती हैं वो हमारे होते हैं वेक्टर। किससे होती है, वेक्टर से। वेक्टर मतलब क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में पहुंचाते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे वेक्टर। और एक हमारा होता है टर्म कैरियर। क्या होता है, कैरियर, या हम कई बार कह देते हैं मैकेनिकल कैरियर, ठीक है ना। वेक्टर हमारा कौन है, मॉस्किटो। जैसे सीसी फ्लाई, ट्रैपेनोसोमा जो होता है वो क्या करता है, आपको ट्रांसफ़र कर देता है, स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, किससे, आपके सीसी फ्लाई से। तो आपका मॉस्किटो हो सकता है, फ्लाई हो सकती है, इसके लिए कौन, जो आपका वेक्टर है, वो जो क्या करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल कई बार क्या करते हैं, 2 बॉडी में कंप्लीट करते हैं। ये जो आपके डिसीज कॉजिंग एजेंट होते हैं, जिसके बारे में पढ़ाई हुआ, बहुत बेसिक बात है, हमको पता ही होती हैं, या फिर हम वैसे भी जरूरी नहीं बॉडी में वो लाइफ साइकिल पूरी करें, वैसे भी वो पहुंच सकता है कि वो मच्छर के पास पहुंचा, मच्छर से किसी और के पास पहुंच गया, सिंपल, ठीक है ना। तो अगर रेबीज़ भी है तो क्या है, कुत्ते से हो रही है अपने को, तो कुत्ता वहाँ पर क्या है, वेक्टर हो गए पहुँचाने के लिए, ठीक है ना। मच्छर एनाफ्लीज हो गया आपको, जैसे सबको पता है मलेरिया होता है। मलेरिया के अलावा भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी होती हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है एडी, आपका जो आपका जो डेंगू जो होता है, तो एडीज एजिप्टाइज नाम का एक आपका वायरस है, जो एडीज मच्छर जो होता है उसमें मिलता है। इसी तरह से चिकनगुनिया, वो भी एडीज मच्छर आपका क्या होता है, उसको फैलाता है, उस बीमारी को, ठीक है। चिकनगुनिया जो वायरस होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, उस बीमारी के लिए। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे अभी डिटेल में बाद में। तो मॉस्किटो फ्लाई हो सकता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया स्लीपिंग सिकनेस का। इसके अलावा जो अगला हमारा क्या है, कैरियर, क्या है, कैरियर। और जो हमारा कैरियर जो है, ये जो कैरियर हमारा वो है, ये मैकेनिकल कैरियर, जैसे मैंने बोला, ये क्या है, हमारी फ्लाइज होती है नॉर्मली। क्या होती है, हमारी फ्लाइज।
ये क्या करती हैं, बैठती हैं गंदी जगह पर, ठीक है ना, ये स्टूल पर भी बैठेंगी, ये ह्यूमन एक्सक्रीटा जो होगा उस पर भी बैठेंगी, सब जगह बैठेंगी, और फिर खाने पर भी बैठेंगी। तो वहाँ से उठाए आपके ऐसे बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल हैं डिसेंट्री के लिए, बैक्टीरिया पहुँचा दिए खाने पे, हमने खा लिया और तुमको हो गया बैक्टीरियल डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री भी हमें ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या होते हैं, कैरियर हो गया। एक और जो हम टर्म पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेट्स। क्या होते हैं फॉर्मेट्स, इनको हम बोलते हैं फॉर्माइट्स। क्या बोलते हैं, फॉर्माइट्स। फॉर्माइट्स क्या होते हैं कि कोई भी आपका इन्फेक्शियस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जैसे रूमाल, एक व्यक्ति को हो रही थी कोड, उसका रूमाल होकर मैंने यूज़ कर लिया, मुझे भी हो गया कोड। एक व्यक्ति था आपके क्लास में, एक दो आपका फ्रेंड था, उसको हो रखी थी कोल्ड, उसने छींका अपनी कॉपीज़ पे, अपने हाथ पे, कहीं ना कहीं उसके होगा, पहुँचेगा ही, सिंपल सी बात है, और उसने उसी को अपनी नोटबुक को उसको टच कर रखा है, टच करेगा पढ़ेगा वो, सिंपल सी बात है। अब तुमने कहा कि मुझे भी नोट्स कॉपी करने थे, मुझे दे दो, उसने दे दी तुमको, घर पे आए, आपने उठाया, आपने भी उसको टच करा, फिर उसके अपने मुँह पे भी हाथ लगा लिए थोड़े बहुत, और उसकी वजह से क्या हो गया, आपको भी कोल्ड हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, आपके फॉर्मेट्स हैं सब, क्या हैं, फॉर्माइट्स, सॉरी। और ये फॉर्मेट्स क्या करते हैं, हमको डिसीज़ करते हैं, ये भी क्या है, मीन्स ऑफ स्प्रेड है, ये डिसीज़ को क्या करते हैं, फैलाते हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, और वहाँ पे हम फिर स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप की जो डिसीजेस हैं उन सबको पढ़ना।